अगर आप बैंक का फोन नहीं उठा रहे हैं, मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ रही है या व्हाट्सएप पे कोई नोटिस आ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, या कोई मैसेज आ रहा है बैंक के एनबीएफसी कंपनी से उसका आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कैसे ये आपको एफआईआर आपकी लॉन्च कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। अगर नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ये बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, बहुत से मैसेज हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप मुझे देख रहे हैं कि सर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है रिमाइंडर का, उसमें लिखा जा रहा है कि आप हमारे मेल का जवाब नहीं दे रहे, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दे रहे, फोन नहीं उठा रहे, तो हम आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। आपके घर पुलिस आएगी, लीगल टीम आएगी और ना जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानी, 420 लगेगी, 406 लगेगी, 412 लगेगी। इनको बेरी की दुकान का नहीं पता 406 को कहते किस चीज को कहते हैं, 406 किसको कहते हैं, 412 किसको कहते हैं, 420 तो आम आदमी को पता है। 406 मतलब अमानत में ख़यानत। भाई किसी आदमी ने आपके पास कोई विश्वास करके कोई चीज रखी और आपने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, बेच दिया, छिपा दिया, तो इसको बोलते हैं अमानत में ख़यानत। अरे जब लोन दिया तो अमानत में ख़यानत क्या होगी भाई? ऐन उठाए गिरे, बकवास कर रहे हैं, उठाए गिरे, नंग है, भिखमंगे है, चोर है, भिखारी है, जुआरी है, जीबी रोड के दल्ले, चवन्नी छाप, ये फेक नोटिस भेज रहे हैं। अगर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो 100% फेक है। ये चवन्नी छाप क्या करते हैं, उसमें आपका नाम तो लिखने रखा, वो एक बार लिख के वो ये हजारों लाखों आदमियों के पास भेजते हैं। डरे घबराए नहीं। इसके अलावा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके पास कैसा नोटिस भेज सकता है, ये भेजेंगे आपके पास रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस में ज्यादातर 7 दिन का या 15 दिन का आपको टाइम देते हैं। उसका मतलब क्या है? वैसे तो 99% जितने भी नोटिस आते हैं आपके पास 99% फेक नोटिस हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि नोटिस जो आया है वो फेक है कि जेन्युइन है। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है? कानूनी रूप से आपको धमकी दे रहे हैं कि भाई आपने हमारी इतनी ईएमआई डिफॉल्ट कर दी है, इतना टाइम से आपने पैसा नहीं दिया, अब हम आपको अपना पैसा देने ही नहीं चाहते, जितने भी पैसे अब हम ईएमआई में अपना पैसा नहीं लेंगे, सारा पैसा हमारे को वापस कर दो। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो उसका भी मतलब यही है, पहले मिनिमम मांग रहे थे, आपने 3-4 महीने नहीं दिया, अब ये कह रहे हैं सारा पैसा वापसी कर दो। इसका मतलब ये है रिकॉल नोटिस का। हो तो दे दो, नहीं हो तो चल भाई रिकॉल नोटिस अंदर रहने दे और रिकॉल भेज ले भाई। इसके अलावा एक कौन सा नोटिस भेजते हैं? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996, या आपके पास सोल आर्बिट्रेटर लिखा आएगा। आर्बिट्रेशन ये है क्या चीज? आर्बिट्रेटर नाम की क्या बला है भाई? हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास आर्बिट्रेटर नाम के ऑफिसर होते हैं। सबसे पहले एक बात समझ ले, हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब जज का नोटिस नहीं है, वो कोर्ट का नोटिस नहीं है। ज्यादातर इस पोस्ट पे लगाते किसको है? आर्बिट्रेटर की पोस्ट पे किसी रिटायर जज को लगा लेते हैं, किसी रिटायर गजेटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगाते हैं। जब भी किसी रिटायर जज का नोटिस आपके पास आएगा, रिटायर छोटा छोटा लिख देंगे, जज और जज का नाम बड़ा बड़ा लिख देंगे। अरे भाई, जब कोई जज रिटायर ही हो गया तो उसकी कलम की पावर खत्म होगी, चाहे वो कितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पे था या जो भी सरकारी अधिकारी था या कोई भी गजेटेड ऑफिसर था, तो ये बात समझ लें। और ये मीडिएटर का काम करता है, बिचौले का काम करता है। जैसे अगर आपकी 2-4 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो मीडिएटर आया कहां से? जब आपने लोन लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट किया था, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी और वो सारी की सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पक्ष की थी, वो आपने पढ़ी नहीं। उसके अंदर एक क्लोज था, भाई अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होंगी, टाइमली नहीं दोगे, हम ब्याज पेनल्टी जुर्माना लेंगे और एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। जो भी आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, मतलब बिचौला मध्यस्थ जो होगा दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, और जो भी वो डिसीजन देगा, कानून की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। अब सवाल ये है
कि उसको हाइड कर दिया इन्होंने। भाई एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा, ये नहीं कि किसकी तरफ से नियुक्त किया जाएगा। अरे भाई जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 है, 1996 में बना, वो इनको ये राइट्स नहीं देता कि अपना ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करें। हाँ, अगर इन्होंने कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इतराज नहीं उठाया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई इतराज नहीं है, आपकी सहमति है उसके साथ। ज्यादातर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अदर स्टेट में करते हैं। आप दिल्ली रहते हो तो चेन्नई कर देंगे, चेन्नई रहते हो तो गुजरात कर देंगे, गुजरात रहते हो कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता रहते हो तो जम्मू कश्मीर कर देंगे, जानबूझ के, ताकि आप उसको अटेंड ही ना कर पाओ। अब जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट है, आप उसमें उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक नोटिस इश्यू करो इनको। भाई जो आप आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हो, अदर स्टेट में कर रहे हो, आप मेरी स्टेट में, मेरे होम टाउन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करो। वो ये करेंगे नहीं। भगवान ना करे 10,000 में से एक चांस है कि कर भी दिया, तो आप एक नोटिस और इश्यू कर दो कि भाई आर्बिट्रेटर मैं दूंगा, भाई साहब आपके आर्बिट्रेटर को नहीं मानता मैं, तो ये आपके आर्बिट्रेटर को नहीं मानेंगे। एक नोटिस उस आर्बिट्रेटर के पास नोटिस इशू कर दो कि भाई साहब आपने कितनी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करी है आज तक टोटल, जब से आपने काम शुरू किया बैंक के लिए, और कितना पैसा बैंक आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए देता है, फ्री में तो आप कर नहीं रहे, और कितने डिसीजन आपने आज तक दिए हैं, और कितने बैंक के हक में गए, कितने लोनी के हक में आए, कर्जदार के हक में आए। एक भी नहीं आया होगा कर्जदार के हक में, तो क्या एक भी कर्जदार सही नहीं था? तो ये सारी बातें उससे रिटर्न में पूछो तो उसको समझ में आ जाएगी। तो डिसेंट एडवाइस ले आ भाई, ये तो नहीं आंदा काबू में। और आप ये कह दो कि भाई मैं अपना आर्बिट्रेटर दूंगा, नियम ये है या तो बैंक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेगा, वो आर्बिट्रेटर देगा, या आप, अगर आप बैंक के आर्बिट्रेटर पे सहमति है आपकी तो वो वैलिड है, अगर आपके आर्बिट्रेटर पे बैंक की सहमति है तो वो भी वैलिड है। अगर दोनों का डिस्प्यूट है, आप उसके आर्बिट्रेटर को नहीं मांगते, वो आपके आर्बिट्रेटर को नहीं मानता, तो फिर इनको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, बैंक एनबीएफसी कंपनी को। वहां से आर्बिट्रेटर नियुक्त करवाया जाएगा, एक मीडिएटर नियुक्त करवाया जाएगा, मध्यस्थ नियुक्त करवाया जाएगा, और उसमें 1-2 साल लग जाएंगे, वो ये कभी जाते नहीं। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दोबारा बता रहा हूं, 99% फेक नोटिस आपके पास आते हैं। जब भी कोई ऐसा नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, पता लग जाएगा फेक है का जेन्युइन है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो आर्बिट्रेटर डिसेंटेड वाइट लिख के वीडियो देखने, आपको पता लग जाएगा कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। और 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं, तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको हम एडवोकेट दे देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे। उसकी क्या फीस है, या आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने का, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का, या अपनी बेल करवाने का, जमानत करवाने की क्या फीस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा,
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।